अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। नाज़रीन, रेस्क्यू 1112 को सिर्फ लोग यही समझते हैं वो किसी हादसे की सूरत में उनको कॉल की जाए और वो मौका पर पहुंच जाते हैं। मैं आपको आज ये भी बताना चाहता हूं कि रेस्क्यू 1112 इतना अहम इदारा बन चुका है कि बहुत से क्राइम के बड़े वाक़यात में जो है वो तफ्तीश के दौरान भी इनके ज़रिए जो है वो अहम शवाहिद जो है इकट्ठे किए जाते हैं। कुरान करीम फुरकान हकीम में लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। रेस्क्यूअर्स जो हैं वो पूरे पंजाब में लाखों अफराद की ज़िंदगियां बचा चुके हैं और बहुत ही मशहूर कहावत है कि अपनी जान दांव पर लगाकर किसी की जान बचाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। और जहां पर हम आज मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के इदारे में मेन हेड ऑफिस में मौजूद हैं, हमारे साथ तर्जमान रेस्क्यू फारूक भी मौजूद हैं। हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे और बहुत सी ऐसी बातें भी हैं, बहुत से ऐसे पैगाम भी हैं जो हम अपने नाजरीन को भी बताएंगे कि रेस्क्यूअर्स के साथ किस तरह से उनका रवैया होना चाहिए और ख़ासकर किसी ऐसे मौके पर जहां पर आग लगी हो या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तो जो रेस्क्यूज होते हैं वो ये सोचकर वहाँ पर नहीं जाते कि हमने लोगों की जान बचानी है तो हम भी वापस आ सकते हैं। इस दौरान उनके जज्बात जो हैं वो उनकी निगरानी कर रहे होते हैं और उनके जो फीलिंग होती है उनकी लोगों के लिए कि हमारी अगर अपनी जान भी चली जाए तो हमने लोगों की जान बचानी है। और बहुत ही बार ऐसा भी हुआ, जिस तरह गखड़ प्लाजा रावलपिंडी में 4 रेस्क्यूअर जो हैं वो एक ही वाक़ये के दौरान जाँ भाग हुए। आज तक जो है वो 23 रेस्क्यूअर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं लोगों की जान बचाते हुए। हमारे साथ फारूक जो तर्जमान हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। डीजी रेस्क्यू भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे और अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे कि रेस्क्यूअर्स जो हैं वो असल में हीरो हैं। आज हम अपने बच्चे जो हैं उनको बताएं कि असल हीरो जो हैं वो स्पाइडरमैन और बैटमैन नहीं है, बल्कि हमारी पाक फौज, पंजाब पुलिस और उसके साथ साथ जो है वो रेस्क्यूअर्स जो हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं वो हमारे असल सुपर हीरो हैं। और हम इस बारे में नाज़रीन को और भी बहुत कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल हफीज़ सेंटर में जो शदीद आग लगी, जो सबसे पहले रेस्क्यूअर्स वहाँ पर पहुँचे वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और कितनी देर में जो है वो आग को कंट्रोल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, ज़रा डिटेल से तफसील से नाजरीन के लिए बताइएगा कि आपको कितने बजे कॉल मौसूल हुई और कितनी देर में आपने रिस्पॉन्ड किया? जी, मैं मोहम्मद मुनीर, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर, 18/10/2020 रोज़ इतवार को अपनी 24 घंटे ड्यूटी पे मौजूद था। सुबह 6:11 पे हमारे कंट्रोल रूम में हफीज़ सेंटर के 2nd फ्लोर पे आग लगने की इतला मौसूल हुई। हम बर वक्त यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ से हमने फौरी तौर पे रिस्पांस किया और तकरीबन 6 मिनट के अंदर हमने हफीज़ सेंटर की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे फायर फुली डेवलप थी और जो पूरा प्लाजा था तकरीबन स्मोक से भरा हुआ था। हमारी जो टीम्स थी वो भी विद इन मिनिमम टाइम वहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया और एज सुन एज पॉसिबल उन्होंने वहाँ पहुँच के अपनी फायर फाइटिंग स्टार्ट कर दी। तो मौके पर पहुँच कर आपको ऐसा लगा कि आग जो है वो पहले से लगी हुई है लेकिन आपको कॉल जो है वो लेट की गई? जो आग की शिद्दत और नोयत थी उससे तो ये साबित था कि आग पहले की लगी हुई है, क्योंकि वो फुली डेवलप फायर थी और वहाँ पे मल्टीपल पॉकेट्स ऑफ फायर थी, जो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि फायर जो थी वो, ये हमारा अंदाज़ा है कि पहले से डेवलप थी। लेकिन वहाँ पे हमने पहुँच से जिस तरह फायर को कंट्रोल किया, पूरे प्लाजे को आग से लपेट में आने से हमने बचाया। तकरीबन 30% जो था प्लाजा वो उससे इफेक्ट हुआ और 70% को हमने वहाँ पे सेव किया। बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब के साथ काशिफ साहब भी थे जो मौका पर सबसे पहले पहुंचे, हम उनसे भी बात करेंगे। कितने रेस्क्यूअर्स जो हैं वो आपके साथ उस वक्त मौका पर गए? सर, जैसे मुनीर साहब ने आपको इससे पहले बताया कि जैसे कॉल हमें कंट्रोल रूम में रिसीव हुई हम लोग फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गए। इनिशियली सर इस तरह की कोई भी इमरजेंसी हमारे पास आती है तो इनिशियली हमारी जो करीबी स्टेशन की व्हीकल्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो इनिशियली हमारी 4 गाड़ियों ने, 4 हमारी जो व्हीकल्स थी उन्होंने रिस्पांस किया और तकरीबन 20 के करीब जो हमारे रेस्क्यूअर्स थे वो कॉल पे इनिशियली हम लोगों ने वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दिया। यानी शुरू में जो है वो फौरी तौर पर 20 रेस्क्यूअर्स जो आपके साथ गए, फिर आग की शिद्दत जब बढ़ी तो मजीद आपने कॉल करके बुलवा ली? ऑब्वियसली सर इसी तरह है कि जब हम लोगों ने वहाँ पर रिस्पांस किया तो 20 के करीब लोग हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रेस्क्यूअर। लेकिन जब हमने सीन असेसमेंट की और इस बात को हम लोगों ने एनालाइज किया उस असेसमेंट के बाद कि ये आग की शिद्दत ज़्यादा है और चूँकि ये एक हाई राइज बिल्डिंग है और उसको देखते हुए फिर हमने फ़ौरन कंट्रोल रूम को, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे बताया कि ये आग जो है वो मज़ीद जिस फेज़ में मौजूद है इसे कंट्रोल करने के लिए मज़ीद जो मैक्सिमम रिसोर्सेज है वो वहाँ उस तरफ जो है ना वो मोबिलाइज़ करवाया जाए।
तो कितनी देर बाद आपने जो लगी आग के शोलों के अंदर जो है वो रेस्क्यूअर्स को कहा कि आप जाके इसको कंट्रोल करें, और जैसा देखने में भी आया कि अगर आप लोग बर वक्त कार्रवाई ना करते तो शायद आज हफीज सेंटर पूरा जल गया होता? सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना सर, स्पेशली फायर फाइटर्स की और रेस्क्यूअर्स की जो ट्रेनिंग है वो स्पेशली इसी मामले के लिए हम लोग डिज़ाइन और ग्रूमिंग इसीलिए इसी दिन के लिए की जाती है रेस्क्यूअर्स की। तो वी आर फुली इस बात के लिए हम मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं, और हम लोगों ने अपने लोगों को साथ में बैकअप भी किया और सीनियर मैनेजमेंट भी मिनिमम टाइम में उन लोगों ने वहाँ पे रश किया, और हम लोगों ने सब ने एक टीम की तरह मिलके और इस आग को जो कि इस पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले सकती थी, हमने मैक्सिमम अपनी एफर्ट करके उसको कंटेन किया। बहुत शुक्रिया काशिफ। नाज़रीन, आपने देखा कि जो शुरू में पहुंचे हैं स्टार्ट में वो हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। तर्जमान रेस्क्यू फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, और हम ये चाहेंगे जो रेस्क्यूअर्स जो मौका पर पहुंचते हैं, जब उनको कोई भी आग की कॉल मौसूल होती है तो वो किस तरह से, क्या मेजरमेंट है उनके अपने पास, कौन से हिफाजती इकदाम जो वो करते हैं। ये पहले हम फारूक से बात करेंगे, फिर इनसे भी बात करें। जी फारूक, ये बताइएगा कि 23 रेस्क्यूअर्स जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, तो अब क्या हिफाजती इकदाम किए जाते हैं जब खासकर कोई आग की कॉल आपको मसूल होती है? देखिए, पहले तो ये बात सुन लें कि ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुए जाना, जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। ये शहादतें और ये सारी चीज़ें, ये रेस्क्यूअर्स का मिशन है, और रेस्क्यू 1122 अगर इन चीज़ों से घबरा जाए तो फिर लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा। लेकिन हिफाजती इकदाम तो ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन जगहों पे शहादतें हुई हैं उन जगहों पे भी बहुत बुलंद पाया जो ज़रूरत के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स थी वो लिए गए हैं। एक्सीडेंट्स हैपन्स इन लाइफ, ये ऐसा होते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसमें बज़ाहिर किसी ने लापरवाही की हो, लेकिन चैलेंजेस तो लेना पड़ते हैं। हफीज़ सेंटर में अगर हमारे बच्चे उस आग के अंदर नहीं घुसते तो फिर कौन बुझाता उसको, किसी ने तो चैलेंज लेना था। हमारे बच्चों के पास जदीद फायर सूट मौजूद हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। बेहतरीन SCBA वो पहन के जाते हैं, सेल्फ कंटेनेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। उनकी सेफ्टी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, और ये सिर्फ जवान ही नहीं, तमाम ऑफिसर, सारे के सारे लोग। अगर आप उनके बूट्स, मेरे बूट देखेंगे तो सब के एक जैसे होंगे, मेरा यूनिफॉर्म उनका यूनिफॉर्म देखेंगे तो एक जैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको दिखाते हैं कि ये बच्चे जब कॉल आती है, तो आज तो हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पहन के, इनकी सेफ्टी पहले है। एक ट्रेंड आदमी 1000 आम लोगों से बेहतर होता है। तो ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को आग में फेंक देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनके पास होता है, वो पहन के फिर वहाँ पे जाते हैं, उस हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और उस हैज़र्ड के मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने बच्चों को बगैर PPE के अंदर भेजें, हमेशा PPE पहन के जाते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ वो रेस्क्यूअर्स मौजूद हैं जो आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो आग में भी कूद जाते हैं, लेकिन उनके लिए सेफ्टी मेजर्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आप ये बताइएगा कि जब आग लगी है हफीज सेंटर में, तो आपने अंदर जाके आग बुझाई है, तो आग के शोले जब आपको नजर आ रहे थे तो कौन सा जज्बा था जो आपको आग के शोलों के अंदर ले गया कि हम इस आग को कंट्रोल करें? देखिए, जो रेस्क्यूअर होते हैं इनको ट्रेनिंग इस चीज़ की दी जाती है कि अपनी जान और अपनी हिफाजत करते हुए आपने दूसरों की जान और माल की हिफाजत करनी है। हमारे पास यही एक जज्बा होता है कि हमने हर हाल में दूसरों की हिफाजत करनी है, दूसरों की जो जितना भी मटेरियल है या जो उनका सामान वगैरह है उनको बचाना है, और कोई जानी नुकसान भी नहीं होने देना। अच्छा, आपके सामने ये जो आलात पड़े हैं, हिफाजती जो सेफ्टी मेजर्स हैं, ये आप मौका पर जाकर पहनते हैं, कितना टाइम लगता है आपको ये पहनने के लिए? हमारे नाजरीन को ज़रा दिखाइएगा भी कि अगर आपको कॉल मौसूल हुई है तो कितनी देर में जो है वो आप आग में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं? राजा जी, अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी करके डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। उसके बाद आप हमें ज़रा दिखाएं। नाज़रीन, ये रेस्क्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कॉल मौसूल होने के बाद इनका रिस्पॉन्ड जो है वो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इतनी स्पीड से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, और ये कभी भी इन्होंने नहीं सोचा कि जब हम आग में कूदेंगे तो हम वापस आएंगे या नहीं। ये वो जज्बा है जो हमारे असल सुपर हीरो ये हैं, और इनके बारे में जो है वो इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जी लेट आए हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वो रेस्क्यूअर्स हैं जिन्होंने रिसेंट हफीज सेंटर में जो आग लगी उसको 60% जो है वो कंट्रोल किया। वहाँ पर जो माहिरीन पहुँचे हैं उनका भी यही कहना था कि अगर रेस्क्यूअर्स जो हैं वो बर वक्त कार्रवाई ना करते और आग के अंदर ना कूदते तो ये पूरा प्लाजा जो है वो जल जाता। आप देख रहे हैं, ये आपके लिए जो है वो डेमो करके दिखा रहे हैं कि चंद सेकंड में ये आग में कूदने के लिए जो है वो तैयार हो गए हैं,
और इन्होंने जो अपने हिफाजती आलात हैं वो चंद सेकंड में पहन लिए। अब हमारे साथ जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स जो है वो अमला भी मौजूद है, उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है। जिस तरह मानसून में इस बार लाहौर और गिरदनवा में बहुत ज़्यादा जो है वो इमारतें गिरी हैं, और हम ये भी आपको दिखाएंगे कि जब कोई इस तरह की इमारत गिरती है तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, उनके पास कौन से हिफाजती इंतजामात होते हैं वो हम सब आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, मानसून में इस बार भी लाहौर और गिरदनवा में जो है वो सैकड़ों इमारतें गिर गईं, और वहाँ पर भी रेस्क्यूअर्स जो हैं उन्होंने ही मदद की लोगों की। हमारे साथ तर्जमान फारूक मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये जो इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं इनके बारे में ज़रा नाजरीन के लिए डिटेल से बताइएगा। फारूक, ये जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है और आपको इतला मिलती है, एक तो ये नाजरीन को ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और इनकी क्या जो है वो अफादियत है। देखें, ये हम इस वक्त अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के स्टॉल के ऊपर हैं, जिसका स्पेशल जो फीचर है, जिसका स्पेशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिज़ास्टर में रिस्पॉन्स करना है। इस मौके की मुनासबत से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब कभी कोई बिल्डिंग गिरे तो मोहल्ले वाले प्लीज़ उस बिल्डिंग के ऊपर ना चढ़ जाएं। जो लोग, आप फर्ज करें कि आप लेंटर के नीचे हैं और आपके ऊपर 100 बंदा चढ़ गया है तो उस बंदे के बचने के चांस कम हो जाएंगे। हम स्पीडी आपको बताते हैं। ये जो सबसे पहले आपके सामने डिवाइस पड़ी हुई है, ये सर्च कैम है। किसी भी जगह पे हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं हम कोशिश करते हैं एक छोटा सा होल बनाएं। अगर वो आदमी 3 लेंटर, 4 लेंटर, 5 लेंटर के नीचे है, ये एक्सटेंडेबल इसका बूम है, हम उसके अंदर उसको करते हैं और उसके नीचे उस होल के अंदर डाल देते हैं और उसके साथ बाकायदा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर कोई नीचे बंदा बैठा होता है उसको हम देख भी सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप वहाँ पहुँच नहीं सकते तो एटलीस्ट आप बंदे को जान लें कि वो वहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, हम उसको सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा फारूक, ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चलता है अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो आप किस तरह से जो है वो आपको महसूस होता है कि कोई बंदा नीचे मौजूद है, कोई आपको आवाज़ आ रही होती है, या अगर आवाज़ ना भी आ रही हो तो आप अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि अगर कोई जिंदा है तो वो रिस्पॉन्ड करे? आप जिस चीज़ के सामने खड़े हैं इसको लाइफ लोकेटर कहते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है रेस्क्यू रडार। ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, आप वो पढ़ें 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इतनी डेप्थ तक अगर कोई चीज़ होती है, इवन उससे नीचे भी, तो ये उसकी हार्ट बीट को चेक करता है, उसके टेम्परेचर को चेक करता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश के बाद, बहुत जिद्दोजहद के बाद ये रेडार और लाइफ लोकेटर रेस्क्यू 1122 को मिला है। ये रेस्क्यू के अलावा सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के पास है और इसकी बहुत ज़्यादा सैंक्शन के बाद हमें ये मिला है। ये वो लाइफ लोकेटर है जो इस बात को यकीनी बनाता है जब हम किसी जगह पे बिल्डिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पे 0 वाइब्रेशन लेवल करते हैं। सबसे पहला काम जो ऑफिसर होता है वो अगर ज़रूरी समझता है तो लाइफ लोकेटर को वहाँ पे लगा देता है। लाइफ लोकेटर लगाने के बाद वो इसको चेक करता है कि इसके नीचे जिंदा लोग कितने हैं, कितनों की हार्ट बीट चल रही है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? जिस तरह आपने बताया कि 4 मीटर, अगर 4 मीटर से ऊपर आपके मलबा इतना ज्यादा है लेकिन कोई नीचे जिंदा हो तो क्या फिर ये नहीं बताएगा? हमारे साथ इस वक्त काशिफ साहब मौजूद हैं जो इस सेक्शन को हेड करते हैं और स्टेशन कोऑर्डिनेटर हैं सेफ्टी ऑफिसर के बाद। तो इसकी जो मजीद एक्सपर्टीज है ना उनसे बाकायदा बात कर जी, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, ये बताइएगा ये जो रेस्क्यू रडार यहाँ पर पड़ा है इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी ऊंची से जो है वो कितने मलबे से आपको पता चल जाता है कि नीचे कोई लोग जो है वो जिंदा है? जी सर, जैसे फारूक साहब ने आपको बता दिया, ये जो लाइफ लोकेटर है ये हमारे पास जो ज़िंदगी है, जो हमारी डेब्रीज के नीचे अगर कोई लाइव विक्टिम मौजूद है तो ये उससे सेंस करता है। और इसकी जो आइडियल है, आइडियली ये 5 मीटर तक, मतलब मोर देन 15 फीट ये सेंस करके एग्जैक्टली बता देते हैं आपको। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ डेब्रीज और अकॉर्डिंग टू जो उस पर मलबा आपका कितनी डेप्थ में और कितनी मोटाई में पड़ा है तो उस अकॉर्डिंगली फिर हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको ये पता चल जाए, जैसे ये रेस्क्यू रडार है इसके जरिए आपको पता चल जाए जैसे 15 फीट से कि नीचे कोई बंदा जिंदा है लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है, तो फिर उसके बाद आप क्या फौरी तौर पर क्या जो है वो इकदाम करते हैं? ये सर, जैसे सर ने अभी आपको बताया कि हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं ये स्पेशली डिज़ाइन और इसका जो इक्विपमेंट है वो स्पेशली इसी बात के लिए डिज़ाइंड है और परचेज़ किया गया है कि ये मिनिमम टाइम में हम लोग जो है वो कटिंग और ब्रीचिंग करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास हाइड्रोलिक जैक्स मौजूद हैं, हमारे पास कंक्रीट कटर मौजूद हैं, चिपिंग हैमर हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास सॉ कटर मौजूद है कि जो हमारी कंक्रीट को काटता है, और इसी तरह हमारे पास रैम्स मौजूद हैं। तो ये मिनिमम टाइम में जो पूरी दुनिया में बेहतरीन और लेटेस्ट इक्विपमेंट पूरी दुनिया के रेस्क्यू सर्विसेज यूज़ कर रही हैं वो हमारे पास इस स्टॉल में मौजूद है सर।
यानी ये जो सारे हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है इस तरह से कि फौरी तौर पर जो है वो कटिंग करके जो है वो नीचे से अगर कोई बंदा जिंदा है या जख्मी है जो भी है उसको बाहर निकालें? जी सर, बिल्कुल ऐसे इसी तरह ही है जैसे आप जानते हैं मीडिया से कि ये हमारी रेस्क्यू 1122 की वो टीम है सर, ये जो सार्क रीजन में और एशिया में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के हवाले से यूएन के साथ रिलेट है। और हमारे ये जो जवान सर खड़े हैं ये स्पेशली ट्रेंड हैं इस तरह के इक्विपमेंट को डील करने के लिए, और ये जो कम्प्लेक्स और मेजर एमरजेंसीज और बिल्डिंग कोलैप्स है उन्हें डील करने के लिए हमारे ये जो इक्विपमेंट है और इन्हें ऑपरेट करने के लिए ये जो हमारे जवान आप इसके साथ देख रहे हैं, तो ये फुली ट्रेंड है सर इसे ऑपरेट असल में करने के लिए। इस जो हमारी टीम है, इसका जो बेसिक पर्पस है वो डेब्रीज हटाना नहीं है। इस बात को जानना बड़ा जरूरी है। इस टीम का बेसिक पर्पस जिंदा लोगों को बाहर निकालना है। मतलब लाश आप अक्सर देखते हैं ना जी, वो कहते हैं जी 10वें घंटे में ऑपरेशन शुरू हो गया तो एक्सीवेटर मंगवाएं और पहले 2 घंटे में मलबा उठा के फेंक दें। तो इस टीम का मकसद मलबा उठाना नहीं है। इस टीम का मकसद है कि ये होल बनाते हैं, ये ट्रेंचेस बनाते हैं, छोटी छोटी ट्रायंगल्स बनाते हैं, सुरंग्स बनाते हैं, वहाँ पे श्योरिंग करते हैं। श्योरिंग यानी आपका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अगर कोई जख्मी है या अगर एक भी जान बचाई जा सकती है तो जितना भी टाइम लगे वो लग जाए, लेकिन अगर जान बचा सकते हैं तो बचाएं। देखें, ऐसे कई ऑपरेशन रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि 9-9 घंटे लग गए हैं और हमें पता था कि नीचे बंदा जिंदा मौजूद है, हमने कोई जल्दी नहीं की, हमने कोई मलबा नहीं उठाया। यकी गेट का एक इंसिडेंट है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उसमें एक लाइव बंदा ऐसे निकला था कि उसको कुछ नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसके फैमिली के 2 मेंबर जो थे वो उसके साथ एक्सपायर हो गए थे। लेकिन अगर हम इसके जरिए चेक ना करते कि वो बिल्कुल जिंदा है और वो कन्फाइंड स्पेस हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई चीज़ आ गई और वो बचा पड़ा है, अगर उसको हम डिटेक्ट ना करते, उस तक ना पहुंचते, उसकी तो आम सिचुएशन में आवाज़ ही बाहर ना आती। अच्छा फरूक, ये भी बताइएगा कि इस तरह के वाकयात में खासकर जहां पर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो आपको समटाइम इस तरह होता है, जैसे अंदरून शहर में आपने अभी अकबरी गेट का बताया, तो वहां पर शहरियों का क्या रिस्पॉन्स है और आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपके वो इस काम में जो है वो हर्डल्स ना आए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी रेस्क्यू की कोई गाड़ी जाए आम रोड के ऊपर, ये हमारी जिम्मेदार शहरी के सीए से हमारी जिम्मेदारी है, प्लीज़ उसको रास्ता दें। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बिल्डिंग क्लैप्स हो जाए और लोग नीचे दबे हुए हैं तो प्लीज़ आप भाग के उसके ऊपर ना चढ़ें। ऊपर जाने से आप वजन बढ़ा रहे हैं और उसकी जान के लिए खतरा बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह से आग बुझाने वाले जो हैं वो लोग, उनकी अलग से तरबियत है, बिल्डिंग कोलैप्स जो है वो अलग से तरबियत याफ्ता हैं, लेकिन सबसे बड़ा शहरियों के लिए यही पैगाम है कि जहां भी रेस्क्यूअर्स जो हैं वो पहुंचे उनकी मदद करें और उनको अपना काम करने दें, ना कि उनके रास्ते में जो है वो रोड़े अटकाए जाएं। अब हम यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम रेस्क्यू सेंटर में जाएंगे जहाँ पर कॉल मौसूल होती है और किस तरह से और कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया जाता है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि कभी ऐसा भी कोई वाक़या हुआ है कि दौरान ड्यूटी जो है वो कोई रेस्क्यूअर्स जो है वो उनकी जान को भी ख़तरा हुआ हो? जी बिल्कुल ऐसा है। रेस्क्यूअर्स का काम ही ऐसा है। ये एक डेयरिंग काम है, ये एक हीरोइक काम है और मुश्किल वक्त में रेस्क्यूअर्स ही ज़िंदगियाँ बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इत्तेफाक से इस वक्त हमारी एक ऐसी बेटी यहाँ पे मौजूद है कि जिनके हस्बैंड ने, और वो हकीकतन कौम का बेटा था वसीम, जिसने फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान अपनी जान जाने आफरीन की सपुर्द की और लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारी वो बेटी इधर मौजूद है, अगर आप उनसे बात। हम बिल्कुल उनसे बात करना चाहेंगे और अपने नाजरीन को भी बताएंगे और जो हमारी बहन ये बताएगी वो एक पैगाम होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या नाम आपका? नाम राबिया। राबिया, आप ये बताइएगा कि हमें ये मालूम हुआ है अभी प्रोग्राम के दौरान ही कि आपके हस्बैंड जो है वो ड्यूटी के दौरान ही जो है शहीद हुए। जी बिल्कुल। तो ये क्या वाक़या हुआ, किस तरह हुआ, ज़रा नाजरीन के लिए बताइएगा। ये लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक केस आया था, बिल्डिंग्स में ना आग लगी थी, तो वहाँ पर उनको जब बुलाया गया तो वो वहाँ गए थे। वहाँ पर वो आग बुझाते हुए ना बिल्डिंग क्लैप्स हो गई थी और वो उसके अंदर शहीद हो गए थे। तो उनकी शहादत के बाद फिर आपने जॉब की? हाँ जी, मुझे ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये बहुत इस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और साथ जॉब भी दिया मुझे, तो मैं अभी इधर जॉब कर रही हूँ।
आप अपनी ज़रा फीलिंग्स जो हैं वो भी नाजरीन के लिए शेयर कीजिएगा। जिस तरह फ़ौज है, पुलिस है, उनके जब नौजवान शहीद होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम कौम के लिए जो है वो शहीद हुए हैं, तो क्या आपके भी ऐसे ही एहसासात हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इसी काम के लिए कि हम लोगों की जान बचाते हैं, ठीक है ना। तो जान बचाते हुए जान देना ये बहुत बड़ा काम है, और हमारा डिपार्टमेंट ये काम यानी कि लोगों की जान बचाने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। चाहे इसके अंदर अब शहादत है, ये तो पार्ट है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है, और क्या कहते हैं हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा है। आपके खामन जो हैं वो दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं, तो शहरियों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? बस मैं यही पैगाम दूंगी कि आप तमाम लोग अब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए आप अपनी कोशिशें वगैरह इस्तेमाल करें ताकि आप इंसानियत को बचा सकें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ तर्जमान रेस्क्यू मोहम्मद फ़ारूक भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, मज़ीद जारी रखेंगे कि 23 रेस्क्यूअर्स जो हैं वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। वो ज़रा डिटेल से हमें तफसील से बताएं नाजरीन के लिए कि कहाँ कहाँ रेस्क्यूअर्स जो हैं वो दौरान ड्यूटी शहीद हुए। देखिए, ये जो भी आपने बेटी से बात की है, ये ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल और सीनियर मैनेजमेंट ने 4.3 मिलियन 43 वो उस जो हमारा नौजवान था, जो कौम का बेटा था, पैसे किसी भी सूरत में उसकी इस कुर्बानी का नेमुल बदल नहीं है, मगर माशी जो ज़रूरत है, वो बच्चों की एक ज़रूरत है, वो ज़िंदगी को अपने आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए वो एक रोशन मिसाल है वसीम। तो 4.3 मिलियन 43 लाख रुपए हमने 2 माह के अंदर अंदर उनकी फैमिली के हैंड ओवर किए, और सिर्फ हैंड ओवर नहीं किए बल्कि ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल पूरी टीम ने जाके अपनी इस फैमिली को ओन किया। ये हमारी फैमिली है और इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, और उसी दिन इन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। ये डिपार्टमेंट का इस मामले में बड़ा क्लियर विजन है कि जितने लोग रेस्क्यू में काम करते हैं वो एक फैमिली की मानंद है, और उनके दुख, उनकी परेशानियाँ हमारी परेशानियाँ हैं। फ़ारूक, ये भी बताइएगा कि ये वसीम के अलावा कि इनको 43 लाख रुपया दिया गया, जो बाकी 23 रेस्क्यूअर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, क्या उनको भी इसी तरह कंपलसेट किया गया? बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम जो शहदा हैं उनको बाकायदा रेस्क्यू फैमिली कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती, उनका ध्यान रखती है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये हमारे डायरेक्टर जनरल की स्टैंडिंग डायरेक्शन है। जो ईद या कोई इस तरह का मौका आता है, हम सब अपनी कोशिश और अपनी मोहब्बत के साथ इन फैमिलीज़ के घरों को विज़िट करते हैं, शोदा की कब्रों पे जाते हैं और वहाँ पे फातिहा खानी करते हैं, और हम उनकी कुर्बानी से अपने लिए रोशनी मस्तार लेते हैं। और हकीकत में वही हमारे हीरो हैं, और वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। और ये तमाम की तमाम जो रेस्क्यू सर्विस है, खुदा ना करे कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये तमाम फायर फाइटर्स दिलो जान से मैदान अमल में हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं रेस्क्यू हेडक्वार्टर में, और यहाँ पर किस तरह से कॉल जो है वो वसूल होती है और उसके कितनी देर बाद जो है उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, हम ये भी आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं, और हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि किस तरह कॉल जो रिसीव होती है और कितनी देर में जो है उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। हमारे साथ तर्जमान रेस्क्यू मोहम्मद फ़ारूक मौजूद हैं। हम उनसे कहेंगे कि हमें वो डिटेल से ज़रा बताएं भी और दिखाएं भी हमारे नाजरीन के लिए कि किस तरह से कॉल जो है वो वसूल होती है और कितनी कॉल्स जो हैं यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर वो वसूल होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। राशिद, कितनी कॉल्स जो हैं वो रोज़ाना वसूल होती हैं आपको? सर, एमरजेंसी कॉल के हवाले से हमारे पास उसके अलावा दूसरी नौयत की कॉल्स भी रिसीव होती हैं, जो कि टोटल कुल मिला के तकरीबन 9000 के आसपास हो जाती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 9000 कॉल वसूल होती है? जी सर। तो सबको रिस्पॉन्ड किया जाता है? सर, सिर्फ एमरजेंसी कॉल्स को रिस्पॉन्ड किया जाता है, जैसा कि सर ने बताया है आपको कि इनरेलेवेंट कॉल्स भी रिसीव होती हैं यहाँ पे। इन रेलिवेंट कॉल जो है वो उनकी तादाद कितनी है? सर, वो अदर देन एमरजेंसी कॉल्स तकरीबन 7 से 8 हज़ार। नाज़रीन, आपने देखा, ये बहुत ही अजीब किस्म की बात है कि इसमें नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो शहरियों का भी शामिल है कि रेस्क्यूअर्स को भी जो है वो इस तरह की फेक कॉल की जाती हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। ये शहरियों के लिए एक पैगाम है। इस हवाले से हम फ़ारूक साहब से भी बात करेंगे। फ़ारूक साहब, ज़रा बताइएगा कि कितनी कॉल्स आपको जो है वो फेक मसूल होती हैं? एक्चुअली हमारे लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत में 500 प्लस एमरजेंसी कॉल्स हैं, और ये कॉल जेन्युइन कॉल का सिर्फ 10% है। मोर देन 90% कॉल्स जो हैं वो इररेलेवेंट कॉल्स हैं। और आपको मैं ये भी बात बताऊं कि इन इररेलेवेंट कॉल्स में से 60% जो कॉल्स हैं वो फीमेल की तरफ से हैं।
यानी कि फ़ीमेल की इररेलेवेंट कॉल करने की रेशियो जो है वो ज़्यादा है। और बेसिकली ये जो कंट्रोल रूम है, हम यहाँ पे जितने भी हमारे कॉल एजेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, आपने लोकेशन को कैसे ढूंढना है और गाड़ी को कैसे डिस्पैच करना है। आमतौर पे सिस्टम ये है कि जो भी शख्स 1122 के ऊपर कॉल करता है तो हमारी यहाँ पे मोस्टली 10 लाइन्स एक्टिव होती हैं। आप किसी भी नंबर से कॉल करते हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो PTCL है, कोई भी आपका नंबर है जो नेटवर्क पाकिस्तान में काम करता है, तो 1122 पे कॉल करते हैं तो 1122 यहीं पे लैंड होती है। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई सिस्टम है कि जो आपको बार बार किसी नंबर से जो है वो कॉल आ रही है, फेक कॉल, तो वो यहाँ ब्लॉक हो जाए या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? देखिए, हमारा यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये सिस्टम मौजूद है कि जिन नंबर्स की एक हिस्ट्री होती है, अगर कोई लोग बार बार हमें तंग करते हैं तो हम उस नंबर को मखसूस वक्त के लिए ब्लॉक कर देते हैं। अगर वो फिर बार बार कॉल करते हैं तो हम उस नंबर को कुछ मज़ीद ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं। अगर वो ये काम कंटिन्यू जारी रखते हैं तो उनका नंबर हम मुस्तकिल ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके खिलाफ हमने प्रॉपर FIR भी करवाई हैं, और वो नंबर हम जो मुतलका अथॉरिटी है उनको भेजते हैं, उनके सिम्स बंद करने की कोशिश करते हैं। और मैं आम लोगों के लिए एक बात करूं कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा मौजूद है कि जहां पे एक शख्स बार बार कॉल कर रहा था, उसने बार बार 1122 को तंग किया, एंड ही जस्ट मेक फन कि भाई मैं 1122 को तंग कर रहा हूँ, और उसका नंबर उस ब्लॉक लिस्ट में चला गया और उसके घर में रियल इमरजेंसी हो गई। तो जब वो 1122 पे कॉल करता था तो उसका नंबर ब्लॉक था और फिर उसको रेस्क्यू सर्विस नहीं मिल सकी। तो ये आपके चैनल के तवस्सुस से हम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि 1122 एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी नंबर है। आप जब किसी नंबर को बिजी करते हैं तो इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी का राज दुलारा, किसी का बेटा, किसी का भाई जो सड़क पे तड़प रहा है, वो आपको कॉल कर रहा है और आप 1122 नंबर को बिजी कर रहे हैं, और आपके इस बिजी करने की वजह से उस माँ की, उस बहन की, उस बेटी की कॉल नहीं मिल रही, और जब उसकी कॉल नहीं मिलेगी उसको ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिलेगी, जब उसको ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिलेगी तो उसकी लाइफ के लिए ख़तरा होगा। सो प्लीज़ 1122 एक लाइफ सेविंग नंबर है, कभी भी इस पे फ़न के लिए कॉल ना करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा बहुत ही अहम पैगाम है ये पूरे पाकिस्तान के लिए कि शेर आया और एक दिन फिर सचमुच आ गया। जिस शख्स ने जो है वो फेक कॉल्स की थी बहुत ज़्यादा, और उसी के घर जब इमरजेंसी हुई तो रेस्क्यू के सिस्टम में उसका नंबर ब्लॉक था, फिर उसको एहसास हुआ, और उसका ये जो अमल है ये सारी कौम के लिए जो है वो एक मैसेज है कि कभी भी इस तरह रेस्क्यू को या 15 पर कोई भी फेक कॉल ना करें। अगर आपको कोई इमरजेंसी हुई तो वो यही समझेंगे कि शायद आप फिर दोबारा तंग कर रहे हैं। अब हमारे साथ DG रेस्क्यू भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम DG रेस्क्यू से जो बात करेंगे वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो वेलकम बैक नाजरीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि बानी DG रेस्क्यू 1122 हमारे साथ मौजूद होंगे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर रिजवान नसीर। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे तफसील से जानेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि उनका शहरियों के लिए क्या पैगाम है और किस तरीके से जो है वो उन्होंने रेस्क्यू को कामयाब किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? डॉक्टर साहब, डिटेल से ज़रा बताइएगा नाजरीन के लिए कि 2004 अक्टूबर में जो है वो रेस्क्यू 1122 को ऑपरेशनल किया गया, तो जो इसके मकासद थे, आप चूँकि बानी हैं तो आप वो कामयाब हुए हैं उसमें? जी देखिए, ख़ुद एक डॉक्टर होने के नाते जब मैं देखता था कि ना कोई मरीज़ों को उठाने वाला, ना ले जाने वाला, और एक जवान आदमी सड़क पे खून बहने की वजह से उसका इंतकाल हो जाता था, लोग घबराते थे मेडिको लीगल रीजंस की वजह से कि जी मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो वो मेरा विटनेस पे नाम डाल देंगे और कुछ नहीं तो, और मुझे फिर जो है बड़ी एक अज़ियत से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए लोग घबराते थे लोगों की मदद करते हुए भी। जब हम हस्पतालों में देखते थे या फलाही इदारों को देखते थे तो लाहौर शहर में भी 50 एम्बुलेंसेज अवेलेबल थी, लेकिन लोगों को नहीं मिलती थी।
तो ये बड़ा एक दुख और अफसोस की बात थी कि आपके पास वसाइल थे लेकिन निज़ाम ना होने की वजह से लोगों को मिलते नहीं थे। और पहली जब स्टडी हमने की 91 के अंदर तो उसमें ये पता चला, 91-92 की बात है, कि उस वक्त 95% चांस ये है कि किसी हादसे या इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा एक दुख और अफसोस होता था। हमने बड़ी कोशिश की, हर पुलिस पेट्रोलिंग स्क्वाड में 96 में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया, उनको बिठाया, लेकिन वो 3 महीने बाद सारे ट्रांसफ़र हो गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हो सकता। फिर इसी तरह हमने फलाही इदारों से रब्ता किया कि जी आप अपने थोड़े से बंदों को बेहतर ट्रेन कर दें, उनमें वो ले दें और ज़िम्मेदारी लें। उन्होंने कहा जी हम काम कर रहे हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरी ज़िम्मेदारी हम पे डाल दें, तो हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। फिर वो सिस्टम नहीं चला। फिर हमने शहरी दिफा को फाल बनाने के लिए नेशनल रिफॉर्म्स करवाए, और जब हम करा रहे थे तो हर कोई मुझे ये कहता था डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, यहाँ पे नहीं हो सकता। और हमने शहरी दिफा के लिए पूरा एक स्ट्रेटजी बना ली, सब कुछ कर लिया, और वजारत दाखिला पाकिस्तान के अंदर हमारे नेशनल रिफॉर्म्स फाइनलाइज हो गए थे। बल्कि एक दुख अगर मुझे कभी रहेगा तो वो ये है कि अगर वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए होते तो शायद जंजिले में आधे लोग बच जाते। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कही क्योंकि आपने। ये डॉक्टर साहब, रिफॉर्म्स ये 2002 में आपका था 11-22 ये रिफॉर्म्स 2002 में हमने जो है वहाँ पे वो करवा लिए थे वजारत दाखिला में। तो उसके बाद हुकूमत चेंज हुई और वो रिफॉर्म्स उधर रह गए, और प्लस जिनको हम रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी दे रहे थे शहरी दिफा को, तो वो जिम्मेदारी लेने को उस तरह से तैयार नहीं थे, बिकॉज सबकी एज वॉज 50+। अब वो एकदम एक्टिव ट्रेनिंग करना, 24 घंटे नंबर चलना, वो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी, और ना पहुंचे तो फिर हम वापस आ गए। और 2003 में मुझे बड़ी मायूसी हुई, और हर किसी ने कहा डॉक्टर साहब कहा था ना अपना अस्पताल चला लेते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था, अपना टाइम भी ज़ाया किया, कुछ भी नहीं किया, और ये देखें नहीं हुआ। हमने कहा था पागल है, ये किस चक्करों में पड़े हुए, ये नहीं होना। सो 2003 बड़ा था मायूसी का। वैसे मैंने बहुत अच्छी अपनी जो काम कर रहा था वो बहुत अच्छा, लेकिन एक था जिस थी एक था बीच में कि हमने करना है। तो उस वक्त फिर हमने कोशिश की हुकूमत पंजाब के साथ करने की। तो मैं उनको दूँ तो चौधरी साहब ने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त वज़ीर आला साहब थे, तो उन्होंने कहा कि आप इसको भूल जाए, शहरी दिफा को, ये नहीं सिस्टम, ये ठीक होना अब जो है, तो आप एक नई एम्बुलेंस सर्विस शुरू करें। तो उस वक्त मैंने सोचा कि एम्बुलेंस सर्विस ये जो काम कर रहे हैं इनको क्यों ना फाल बनाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ आज मैं जब देखता हूँ कि वो जो हमने नई सर्विस शुरू की, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, 14 एम्बुलेंसेज से हमने लाहौर शहर में आगाज़ किया था। नई हमने टीम लेकर आए, नए लोग लाए, उनको फिर नई जदीद ट्रेनिंग कराई, नई चीज़ हमने डिज़ाइन की, और पूरा एक नया सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया, जो एक 1952 का जो सिविल डिफेंस का एक्ट जो कि एयर रेड डिफेंस सर्विस से फोकस था, उससे हट कर एक जदीद एमरजेंसी सर्विस की फिर हमने बुनियाद रखी। उस वक्त तो बहुत मुश्किल लगता था, बिकॉज ना कोई बैठने की जगह थी, ना कोई बंदा मारने को तैयार था यहाँ पे बन सकती है। लेकिन जब अक्टूबर में फाइनली ऑपरेशन हुआ, चंद माह में, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं था, इवन बैठने की जगह नहीं थी। हमने पुलिस का एक ट्रेनिंग स्कूल होता था, उनसे बात की कि जी मुझे कुछ अर्सा यहाँ पे बंदों को ट्रेनिंग की इजाज़त दे दें, और हमने किस तरीके से बाहर से बुलवाया, जाके खुद लेक्चर देने, किस तरह करते करते हमने 200 से आगाज़ किया। और वो 14 एम्बुलेंसेज ने जब काम करके दिखाया, तो मुझे आज वही वहाँ से फिर जो है सर्विस एक्सपैंड करके अब तहसील लेवल तक जा रही है। तो सारे ज़िलों में एक्सपैंड हुई, और फिर उसके बाद तहसील की लेवल पे गई, और आज उसी सर्विस ने 86 लाख लोगों को रेस्क्यू किया और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट बरकरार रखा है। और जब ये चैलेंज मुश्किल होता गया और शहर में ट्रैफिक इजाफा होता गया, तो फिर हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, जिसने आज 6 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम तकरीबन 4 मिनट पर ले आई है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर नहीं था, हम 2004 अक्टूबर में शुरू होते हैं, साथ ही ज़ंज़ला आ जाता है 1 साल बाद। और उस वक्त फिर हमने बेबसी देखी लोगों की, कि लोग अंदर ट्रैप्ड थे, बाहर से टीमें आ रही थी, लोग बिलबिला रहे थे, बेचारों को कोई मदद का निज़ाम नहीं था। तो हमने 1 साल बाद यहाँ पे अपनी डिज़ास्टर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम पहली बनाई पायलट बेसिस पे, और उसको हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन दी और सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम इसकी कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि हम भी एक इंटरनेशनल मेयार पे हो सके कि बाहर से टीमें आ सकती हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। तो हमने फिर कुछ सालों बाद, क्योंकि हमने उसके फ़ौरन बाद बहुत सारे हमें और चैलेंज मिल चुके थे, हमने जब वो देखा हम फायर पे जाते थे तो फायर सर्विस के बुरे हालात थे, वो सारा गुस्सा हम फ़ौरन 7 मिनट में पहुंच जाते थे, गुस्सा हम पे निकालते थे, फायर सर्विस नहीं आती थी। तो हमने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया, और 2007 में एक पहली जदीद फायर सर्विस की बुनियाद रखी हमने लाहौर शहर से। आज उसी फायर सर्विस ने सारे ज़िलों में एक्सपैंड हुई 2010 तक, और उसने अब तक 1.5 लाख फायर इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्ड किया है बर वक्त, और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक 450 अरब के नुकसान बचा चुकी है। वेल डन। डॉक्टर साहब, आपको जो करीब से लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि व्हेन डॉक्टर साहब वांट टू डू समथिंग ही कैन। और दूसरा मेरा बड़ा एक अहम सवाल है जो नाजरीन जानना चाहते हैं कि आपके खिलाफ जो है वो
इतनी साजिशें जो है वो अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ मंगोलों ने नहीं की होंगी जितनी 16 सालों में आपके खिलाफ हुई हैं। तो क्या वजह है कि आप जो है वो आपको बड़ा स्कैंडलाइज भी किया गया, लेकिन आप साबित कदम रहे, और ना सिर्फ साबित कदम रहे बल्कि रेस्क्यू को कामयाब करवाने में भी कामयाब हुए। पहले मैं सोचता था शायद मेरे साथ साजिशें और वो होगी, लेकिन जब मैंने अर्तुगरुल देखा तो मुझे उसके बाद यकीन हो गया कि ये जो भी बंदा ऊपर होता है उसके साथ साजिशें चल रही होती है। तो ये ऊपर जाने का एक हिस्सा है कि आपके साथ जो है ना अच्छे लोग भी मिलते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है जो मुझे प्राउड है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी टीम, इतना ऑपरेशन चलते हैं और हम इमरजेंसीज में ऐसी सूरत हाल में होते हैं जान हमें नहीं पता हो हमारी जान का कि हम किस सूरत हाल में जा रहे हैं, उधर क्या होगा, इतना डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे 90% लोग बहुत अच्छे हैं तो वहाँ पे 10% ऐसे लोग भी हैं जो पीछे पकौड़े हो सकते हैं या काम करने वाले उस तरह से इमरजेंसी सर्विस के अंदर नहीं है। जब जाहिर बात है उनको आप चेक करते हैं और कहते हैं कि जी ये इमरजेंसी सर्विस में या मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, ये आपका कमज़ोरी वाला काम जो है यहाँ पे नहीं चलेगा, अनफिट बाकी जगहों पे तो चल सकता है, इमरजेंसी सर्विस में नहीं चल सकता। तो वो आपके एक अनफॉर्चुनेटली अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये अफसोस की बात है, और यही चीज़ है जो कि हम अगर इस चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ों पे तो आप ऑब्वियसली किसी के खिलाफ भी ना एक्शन करना चाहते हैं ना कुछ और, लेकिन जिस दिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए उस दिन हमें भी शहरी दिफा बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसलिए ये चीज़ हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हम इस पर नहीं कर सकते। और इसी चीज़ पे मैं बड़ा जो है जिस दिन तक हम अपना मेयार और स्टैंडर्ड रखेंगे उसी दिन तक लोगों को इसी मेयार और स्टैंडर्ड की सर्विसेज मिलती रहेंगी। तो इसलिए ये अर्तुगरुल खास तौर पे देख के मुझे फिर एहसास हुआ कि ये साजिशें मजबूत हो गए, ये साजिशें जो है साथ साथ चलेंगी, लेकिन हमने जो अपना मिशन है आवाम की खिदमत का वो नहीं छोड़ना, और वो हमने उस तरह से किया है। और इसी तरह से तो बहुत ही अहम रोल रहा है 1122 का। जी कोशिश और होती है। इसको पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की गई जैसे कि बाकी डिपार्टमेंट्स को की जाती है। पुलिस में जो है अब बुरा हाल है, आपको पता ही है। तो क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, ये शहरियों को भी बताएं कि आप ना सिर्फ साबित कदम रहे बल्कि कामयाब भी हुए। देखिए जी, हमने कभी भी, ये कोई पॉलिटिकल सर्विस नहीं है, ये नहीं देखती जिस वक्त इमरजेंसी पे हम जाते हैं कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से है, ये अमीर है या गरीब है, ये बेचारा किस रंगो नस्ल से है। हमने तो उसकी जाके इमरजेंसी में मदद करनी है। ये तो एक बुनियादी आपका राइट है। इमरजेंसी नंबर कोई एक बंदे से एसोसिएटेड नहीं है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 1122 का इमरजेंसी नंबर डिक्लेयर किया है। रेस्क्यू का लफ्ज़ सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है, रेस्क्यू 911, रेस्क्यू 999, तो रेस्क्यू 1122 एक एंटिटी है, बल्कि इसके ऑफिशियल नाम जो है, कानूनी नाम जो है वो है पंजाब इमरजेंसी सर्विस, लेकिन लोग जिस नाम से इसको जानते हैं वो रेस्क्यू 1122 है कि ये नंबर है और ये हमने डायल करना है। तो ये किसी सियासी उससे वाबस्तगी से साथ नहीं है। शुरू नो डाउट एक टाइम पे हुआ, उसके बाद उस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उसने शुरू किया, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट हुकूमत में उसकी 36 अजला में एक्सपेंशन हुई, और उसके बाद फिर हमारी बाकायदा जो हमारा हमने फ्लड का 2010 का जब मेजर फ्लड आया, हमने फ्लड का चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज फ्लड सारा पंजाब में हम ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं और उसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। तो हमारी वो बोट्स होती थी लेकिन वो इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं होती थी, उसका हमने हिकमत अमली बनाई। फिर हमने देखा कि हमारी जो डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है इसको भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाएं। वहाँ पे फिर हमने कोशिश की। 2015 में हमें पहली बार UN की रजिस्ट्रेशन मिली और आज हमें ये एजाज़ हासिल है। पूरे 7 ममालिक को उन्होंने ये इकट्ठी मीटिंग हुई, हमने वहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज हमारी पहली टीम है इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाई किया है पूरी जनूबी एशिया में। तो ये एक चीज़, व्हेन देयर इज़ अ विल प्रॉब्लम्स आती हैं, और ख़ास तौर पे जो पहले तो मैं वाकई सोचता था मैं परेशान उधर, लेकिन वाकई आपने बात की, जब मैंने अर्तुगरुल देखा तो तब से मेरा जहन बदल गया है कि ये हिस्सा है, ज़्यादा आपके खिलाफ ये हिस्सा है। तो ये हिस्सा है, सो हमें उन मंगोलों से भी डील करना पड़ेगा, उनसे भी करना पड़ेगा, लेकिन हमें जो अपना मिशन और काम है उससे नहीं हटना। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि इतने जो क्राइसिस से गुजरे हैं और आप साबित कदम रहे, आपकी मेहनत, लगन और शहरियों के लिए खासकर जो है वो आपका जो दर्द दिल था, उसी वजह से आप भी कामयाब हुए और ये इदारा भी कामयाब हुआ? मैं समझता हूँ जी यही है, और जिस दिन तक हम इस चीज़ को बरकरार रखेंगे, और मेरे साथ जो टीम है मैं समझता हूँ 90% लोग बहुत अच्छे हैं और वो बड़े कमिटेड हैं, और ऐसी ही हमारी कोशिश होती है। अब तो हमने रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस ऐसे बना दिया। ये शुरू के कुछ लोग आए थे, अब तो जो हमारा रिक्रूटमेंट का भी निज़ाम है उसके अंदर हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेते हैं, ताकि वही लोग आएँ जिनमें ब्रेव हैं, जिनमें करेज है और बहादुर लोग हैं, और जो कि कमिटेड हैं, जो कि अपने उसके साथ सिर्फ नौकरी की खातिर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसको एक मिशन समझ के आते हैं।
और उसको लेके आगे चलते हैं। तो इस किस्म के लोगों की हमें तलाश है और वो आहिस्ता आहिस्ता टीम बनेगी और हर ज़िले के अंदर, हर तहसील की सतह पे हो जाएगी, तो वो कामयाबी से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगी। दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफ़ान, जंजला हो चाहे आग, उनको अच्छे तरीके से ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। और यही हमारा मोटो है कि हमने सेविंग लाइफ्स, चेंजिंग माइंड्स, और अब तीसरा जो हम कोशिश कर रहे हैं वो प्रोमोटिंग सेफ्टी है। अच्छा डॉक्टर साहब, रिसेंट ही हफीज सेंटर में जो आग लगी, 200 से ज़ायद जो है वो दुकानें जल गई। हमने देखा है कि रेस्क्यूअर्स जो है वो अंदर जाके, आग के अंदर जाकर उन्होंने कंट्रोल किया है। अगर वो ना करते तो शायद पूरा हफीज सेंटर ही जल जाता। तो शहरियों के लिए कोई पैगाम ऐसा दें कि इस मौका पर उनकी क्या जिम्मेदारी होती है और वो क्या मदद करते हैं? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की, बिकॉज आगे जब मैं देखता हूँ, और उस दिन भी हम जब वहाँ पे थे और मैं चारों तरफ देख रहा था ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, तो खौफ सा भी आ रहा था कि कल को इसमें जब लोग होंगे और आग लगेगी और उनको निकलने का रास्ता भी नहीं होगा, तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि जहाँ पे आज हफीज सेंटर पे आग लगी, आई ओनली होप कि हमें रात को ना लगी होती, टाइमली लोगों को पता चल गया होता और टाइमली हमें कॉल कर दी होती, तो शायद अगर पूरे फ्लोर पे वो आग फैली ना होती तो हम और बेहतर तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करके सिर्फ 1-2 दुकानों में ही आग को कंट्रोल कर लेते। क्योंकि वो पूरी एक फुली डेवलप्ड फायर थी। जिस वक्त हमें कॉल आई, पता नहीं किस वक्त आग लगी थी, कितने घंटे वहाँ पे आग लगी रही, जब किसी ने बाहर देखा, और वो भी इतवार का रोज़, तो सुबह 6 हमें 11 मिनट पे कॉल आई और विदिन 6 to 7 मिनट्स हमारी पहली गाड़ी वहाँ पे फायर व्हीकल जो थी वो ऑन लोकेशन थी, उसने फायर फाइटिंग शुरू की। लेकिन सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज क्या है, बाहर एक गाड़ी जाती है, वही फायर फाइटिंग कर लेती। क्यों? आपने देखा होगा लाल रंग के हाइड्रेंट लगे होते हैं बाहर जी, उसके साथ वो कनेक्ट करती है, हर थोड़ी देर बाद उसको पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ता। ये फ़र्क और ये चेंज है, और ये मैं लोगों से अपील करूंगा कि बहुत ईजिली हो सकता है। हमने कमिश्नर साहब से भी बात की है, ये पहले भी हमने इंस्ट्रक्शन इशू की थी, और उसके लिए इसमें क्लियरली हर ऊंची बिल्डिंग या इंडस्ट्री के साथ हर कोने के ऊपर उनका जो सड़क है और उसकी एंट्रेंस है उसके पास उसको हाइड्रेंट लगाना है। हाइड्रेंट कौन सा है? वो जो लाल रंग का एक जैसा लगा होता है, वो नहीं ऊपर से भरने वाला, बल्कि ये वाला, और उसमें हर वक्त पानी होना चाहिए। बिल्कुल वो आप टैंक से लें या अपने ट्यूबवेल से उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, और ट्यूबवेल जनरेटर जो आपका लगा हुआ है उसको इमरजेंसी में उसका एक स्विच ओवर चेंज ओवर रखें कि वो इमरजेंसी में सिर्फ जनरेटर चल रहा हो, वो बिल्डिंग को ना भेजे, लेकिन वो आपका ट्यूबवेल चला रहा हो, और उसके साथ अगर आप कनेक्ट कर देंगे और हमारी गाड़ी कनेक्ट हो जाएगी तो एक गाड़ी भी फिर फायर फाइटिंग के लिए काफ़ी होगी। और वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आपकी पूरी बिल्डिंग और आपकी जो कारोबार है उसको बचा लेगी। सो मैं सबसे ये अपील करूंगा कि रेस्क्यूअर्स तो अपनी ज़िंदगियां खतरे में डालकर लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे हैं। आज हमारे 22 रेस्क्यूअर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हो चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियां बचाते हुए। इधर भी हमने, अगर आप देखें, हफीज सेंटर में 70% प्लाजा को बचा लिया है। इवन जिस फ्लोर्स पे आग लगी थी उसमें अंदर जाके हमारे बंदों ने फायर फाइटिंग की और एक दीवार बन गए कि आग पिछली दुकानों में ना जा सके, और उन्होंने बचाया। और वहाँ पे आप देखें बेसमेंट की सारी दुकानें बिल्कुल सेफ हैं, ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल सेफ है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी 2-4 दुकानें हैं जो जली हैं, बाकी ऊपर वाले फ्लोर में भी फ्रंट पोर्शन जला है और पिछला पोर्शन पूरा जो है वो बच गया है। तो 70% ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बीन सेव। वरना प्रोबेबली जिस तरह पेस में हमारे सामने आग लगी थी, 9 बजे सुबह आग लगी, सब लोग बेबसी से देखते रहे और पूरा पेस जल गया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि 1.5 लाख फायर इंसिडेंट्स पे हमने रिस्पॉन्ड किया और अब तक 450 अरब के नुकसानात बचाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज प्रोसेस है, लेकिन हम दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस भी बना लें, जब तक कि हम फायर सेफ्टी के जो कवानीन 2016 में नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अंदर दे दिए गए हैं, फायर सेफ्टी प्रोविजंस LDA के अंदर भी हैं, सबके हैं, उनके ऊपर हमें अमल दरामद कराना होगा। और इमीडिएट जो मैं अपील करूंगा 2 चीज़ों पे है कि आपकी सीढ़ियां हैं वो खुली हों ताकि लोग वहाँ से निकल सकें। इमरजेंसी एग्जिट्स अगर आपके ब्लॉक्ड हैं तो लोग अंदर ट्रैप हो जाएंगे, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपको फायर डोर लगाना है वो लगा लें, 2 हफ्ते में लग सकते हैं ताकि वहाँ से लोग फ़ौरन निकल सकें। अगर इस फ्लोर पे आग है और ऊपर वालों ने निकलना है तो उनको ब्लॉक ना हो कोई भी रास्ता। और दूसरी चीज़, अपने ट्यूबवेल से या अपना जो ओवरहेड रिजर्वायर है उसके साथ लगा के, जहाँ से भी वो आ रहा है 2.5 इंच का, हमें वहाँ पे हर कोने के ऊपर, हर 100-150 फुट के ऊपर हमें ये, और कोने के ऊपर वहाँ पे हो ताकि हम एक गाड़ी अपनी कनेक्ट कर लें और उसको हर बार पानी भरने ना जाना हो। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक शिफ्ट और चेंज आ जाएगा इस फायर फाइटिंग के प्रोसेस में और फायर सेफ्टी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बानी हैं रेस्क्यू 1122 के, और अक्टूबर 2004 को ऑपरेशन होने के बाद जो मकासद चाहते थे वो हासिल भी किए गए हैं। यहाँ पर इंतहाई अहम बात करना चाहता हूँ कि
दुनिया की कोई भी फोर्स, कोई भी महकमा, जैसे हम अक्सर कहते हैं, वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। रेस्क्यूअर्स जो जाते हैं किसी भी हादसे पर, तो वो ये सोचकर नहीं जाते कि हमने सिर्फ जो है वो इस हादसे को कंट्रोल करने के बाद वापस आता है, वो अपनी जान का नजराना तक भी पेश करते हैं, जैसे गखड़ प्लाजा में। और आज तक जो है वो 23 रेस्क्यूअर्स जो है वो जान से जा चुके हैं। उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का जो हकीकी मानों में असल मकसद है वो यही है कि जहां पर भी रेस्क्यूअर जाते हैं उनका साथ दिया जाए और शहरी भी अपनी जिम्मेदारी जो है उसको निभाएं। अपने मेज़बान शिराज निसार को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।